गणित में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे यूनानी आक्रमण सिकंदर की सफलता के कारण। आप यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के बारे में जानते होंगे और आपने सिकंदर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण क्यों किया और आक्रमण किया तो उन्हें सफलता कैसे मिली, और फिर सफलता प्राप्त करने के बाद या ये कहे कि उसके आक्रमण के फलस्वरूप भारतीय राजनीति पर या ये कहे कि भारतीय संस्कृति पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत पर सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव कहे या भारत पर सिकंदर के आक्रमण की सफलता के कारण, इन सारे टॉपिकों का डील या कंसेप्ट क्लियर आज के लेक्चर सीरीज में हम लोग करेंगे। मैसेडोनियन इन्वेशन यानी कि यूनानी आक्रमणकारी। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनानी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर भारत, यूनानी आक्रमणकारी ने जब भारत पे आक्रमण किया उस समय पश्चिमोत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, या ये कहें कि उस समय जितने भी आक्रमणकारी भारत पे आक्रमण किए उसका एकमात्र कारण था भारत का छोटे छोटे राज्यों में विभक्त होना, उनमें एकता का अभाव होना, विकेंद्रीकरण की प्रथा होना। ये ऐसे कारण थे। और ये छोटे छोटे राज्य में तो विभक्त था ही भारत, साथ में इनमें कुछ गणतंत्रात्मक और कुछ राजतंत्रात्मक राज्य थे। राजतंत्रात्मक राज्यों में तक्षशिला, अभिसार और पुरु राज्य थे। राजतंत्र गणतंत्र के विरोधी थे। इस प्रकार राजनीतिक अवस्था आक्रमणकारियों के पूर्णतः अनुकूल था, यानी कि यहाँ की जो अवस्था थी वो आक्रमणकारियों के लिए सहायक सिद्ध हुई और सिकंदर ने भी इसका लाभ उठाया। और सिकंदर का यह सौभाग्य था कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया उस समय उसे किसी भी ऐसे भारतीय संयुक्त सेनाओं का सामना नहीं करना पड़ा जो शक्तिशाली थी और संगठित भी थी। ऐसा नहीं है कि भारत के पास योद्धाओं की कमी थी या उस समय ऐसे शक्तिशाली राज्य नहीं थे, लेकिन उनमें एकता नहीं थी, और एकता थी भी तो संयोग से उनका सामना यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का सामना उनसे नहीं हो पाया। लेकिन कुछ स्वार्थी देशद्रोही और नीच व्यक्तियों तथा राजाओं ने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। इनमें दो व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से आता है। ये दो व्यक्ति कौन हैं आप भी जानते होंगे, शशिगुप्त और अम्भी। इस तरह इनकी सहायता से सिकंदर भारत पर आक्रमण करने में सफल हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वो मुख्य बिंदु कौन से थे जो सिकंदर के सफलता में सहायक सिद्ध हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के सफलता के कारण, सिकंदर और उसकी सेना निस्संदेह अत्यंत शक्तिशाली थी और पराक्रमी भी थी, किंतु भारतीय भी उनसे किसी प्रकार से कम नहीं थे। स्वयं यूनानी लेखकों ने भारतीयों को एशिया की सर्वश्रेष्ठ योद्धा स्वीकार किया था। इसके पश्चात ही सिकंदर अपने अभियान में सफल हुआ। इसके पश्चात भी, यानी कि एशिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा होने के बाद भी भारत को ये टैग लगा हुआ था कि वह एशिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। इसके बाद भी सिकंदर विजय हासिल किया। अब हम देखेंगे सिकंदर की सफलता और भारतीयों के सफलता के कारण कौन कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। राजनीतिक एकता का अभाव, पहला ही वो सिकंदर के अनुकूल और मजबूत कारण था, राजनीतिक एकता का अभाव। तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से भारत जिस समय भारतीय अभियान किया सिकंदर, उस समय उत्तर पश्चिम भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर के सामना करने के लिए कोई ऐसे संगठित शक्ति
नहीं थी। सिकंदर एक के पश्चात एक राज्यों पर विजय प्राप्त करता रहा। यदि उस समय उत्तर पश्चिमी भारत किसी एक सम्राट के अधीन होता तो संभवतः अपने अभियान में सिकंदर सफल नहीं हो पाता। तो सबसे पहला कारण था राजनीतिक एकता का अभाव। दूसरा देखते हैं पारस्परिक वैमनस्यता। तो आप यहाँ देखेंगे यदि राजनीतिक एकता नहीं होती है तो इसका मतलब तो ऐसा थोड़ी है कि कोई शौक से एकता नहीं रखता। उसका मूल कारण होता है कि उनमें पारस्परिक वैमनस्यता है, वैमनस्य है। एक राज्य की पराजय पर दूसरा राज्य खुशियाँ मनाता है, फिर एक राज्य कैसे पराजित हो उसके लिए षड्यंत्र रचता है। एक राज्य जब सिकंदर आक्रमण करता था तो दूसरा सिकंदर की सहायता करता था। इसी में से एक तक्षशिला के शासक अम्भी ने तो सिकंदर को भारतीय अभियान के लिए आमंत्रित भी किया था। ओके, तो ये आपस में तो लड़ते ही थे। इनका लड़ना झगड़ना, इनका वैमनस्य इतना बढ़ गया कि एक राज्य के प्रति ये दुश्मनों की मदद भी करते थे, जैसे कि तक्षशिला के शासक अम्भी ने किया था। ओके, क्योंकि वह कैकेय राज्य के शासक पोरस को नीचा दिखाना चाहता था। अब अम्भी ने तक्षशिला के शासक अम्भी ने सिकंदर की मदद क्यों की? इसलिए की क्योंकि वह कैकेय राज्य के शासक पोरस को नीचा दिखाना, उनकी आपसी प्रतिद्वंदिता थी, उनकी आपसी दुश्मनी थी और इस दुश्मनी का फायदा सिकंदर ने उठाया और तक्षशिला के शासक अम्भी ने सिकंदर की मदद की, क्योंकि तक्षशिला का शासक अम्भी एक भारतीय राज्य कैकेय के शासक पोरस को नीचा दिखाना चाहता था। और इस प्रकार से शशिगुप्त ने भी सिकंदर की मदद की। भारत के छोटे छोटे राज्यों के साथ विजय पाने के लिए सिकंदर को जिन संकटों का सामना करना पड़ा था उनसे स्पष्ट है कि यदि भारत के ही कतिपय देशद्रोही यूनानियों से न मिले होते तो सिकंदर अपने अभियान में सफल हो पाता। ओके, अब हम देखेंगे अन्य भारतीय राज्यों की उदासीनता। जिस समय सिकंदर उत्तर पश्चिमी भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त कर रहा था, पूर्वी भारत में स्थिति विशाल नंद साम्राज्य के शासक धननंद ने विदेशी आक्रमण के विरुद्ध उत्तर पश्चिमी राज्यों की किसी प्रकार की मदद नहीं की। यानी कि अब एक आप नंद के बारे में सुने होंगे, नंद साम्राज्य, उसी का शासक जो था धननंद, उसने जिस समय सिकंदर आक्रमण किया उसने उत्तर पश्चिमी राज्यों के किसी प्रकार की मदद नहीं की। ओके, और धननंद का राज जो था व्यास नदी तक विस्तृत था। यदि वह चाहता तो सरलतापूर्वक उन राज्यों की सहायता कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत सहायता पहुंचाना तो दूर, धननंद पश्चिमोत्तर में हो रही घटनाओं के प्रति उदासीन होकर उपेक्षा का रूप धारण कर पाटलिपुत्र में ही बैठा रहा। धननंद इतना शक्तिशाली सम्राट था कि वह अकेला ही सिकंदर को परास्त करने के लिए पर्याप्त था, किंतु उसने उत्तर पश्चिम भारत पर आए संकट को दूर करने का कोई प्रयास नहीं किया। आप धननंद को जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। नंद साम्राज्य का वो शासक जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने परास्त किया था। भले ही धननंद ने मदद न की हो पश्चिमोत्तर राज्यों की, या सिकंदर के आक्रमण को रोकने में कोई कोशिश न किया हो, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो नंद वंश के बाद मौर्य वंश जो स्थापित हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के समय सिकंदर से युद्ध किया था। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं सिकंदर का नेतृत्व। अब सिकंदर की सेना का नेतृत्व किस तरह का था, ये भी उसके सफलता का कारण था। सबसे पहले देखेंगे कि सिकंदर की विजय उसके कुशल व्यक्तित्व और उसके नेतृत्व का ही योगदान था। जिन राज्यों ने सिकंदर का सामना किया उनके साधन विश्व विजय का स्वप्न देखने वाले सिकंदर के मुकाबले में नगण्य थे। यानी कि सैन्य साधन कहें, युद्ध साधन कहें, वो सिकंदर के पास पर्याप्त था, बल्कि पश्चिमोत्तर राज्यों के
पास नग्न थे, क्योंकि पश्चिमोत्तर राज्यों के पास न तो सिकंदर के समान कुशल एवं प्रशिक्षित सेना थी और न ही उसके समान श्रेष्ठ रण कौशल एवं नेतृत्व करने की क्षमता। भारतीयों की युद्ध पद्धति समयानुकूल नहीं थी। भारतीयों की हस्ती सेना पर विशेष विश्वास था, जो यूनानियों की द्रुतगामी अश्व सेना के सम्मुख सफल न हो सके। यानी भारत के पास हस्ती सेना यानी हाथी सेना ज़्यादा थे, जो किसी भी परिस्थिति में युद्ध करने में सफल नहीं हो पाते, जबकि सिकंदर के पास द्रुत गति से यानी बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले अश्व सेना ज़्यादा थी। इस कारण भी उसे सफलता प्राप्त हुई। भारतीय सेना की दुर्बलता एक कारण ये भी है, सिकंदर के सफलता का एक कारण भारतीय सेना की दुर्बलता। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की विजय का मुख्य कारण भारतीय सेना का कमजोर होना था। इस बात को स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि जैसे पहले भी लिखा जा चुका है कि स्वयं यूनानी लेखकों ने भारतीय सैनिकों को एशिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बताया था। इसके अतिरिक्त सिकंदर का अपने भारतीय अभियान के दौरान भारत के छोटे छोटे राज्यों से ही सामना हुआ था और उन्हीं राज्यों के साथ युद्धों ने उसकी सेना को इतना भयभीत कर दिया कि वे आगे बढ़ने का साहस ही नहीं कर पाए। भारत की वास्तविक शक्तिशाली सेना तो मगध साम्राज्य की थी, किंतु मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने का साहस यूनानियों में नहीं था। तो इस तरह से डॉक्टर स्मिथ के मत का स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब डॉक्टर स्मिथ ने जो कहा कि भारतीय सेना दुर्बल थी, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय सिकंदर का सामना सिर्फ भारत में रहने वाले छोटे छोटे राज्यों जो किसी कुत्सित भावना, नकारात्मक भावना से ग्रसित थे, वैसे शासकों से इनका सामना हुआ, जिसमें सिकंदर सफलता प्राप्त किया। उस समय मौर्य साम्राज्य शक्तिशाली साम्राज्य था, लेकिन उससे टकराने की कोशिश सिकंदर ने नहीं की। अब हम आगे बढ़ते हैं। आकस्मिक कारण यानी तत्कालिक कारण। ओके, ये तो आप जानते ही हैं, किसी भी घटना के कुछ अचानक घटने वाले कुछ कारण होते हैं। तो सिकंदर की विजय प्राप्त करने के कुछ आकस्मिक कारणों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। जिस समय सिकंदर और पोरस के मध्य युद्ध हो रहा था, अचानक हुई अत्यधिक वर्षा ने इस युद्ध के परिणाम को ही बदल दिया। पोरस की सेना प्रमुख शक्ति रथ सेना और धनुर्धर सैनिकों में निहित थी। ये पहले भी हमने चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय राजाओं के पास हस्ती सेना यानी हाथी सेना ज़्यादा थी, और जबकि सिकंदर के पास रथ सेना और धनुर्धारी सेना की संख्या ज़्यादा थी। तो जब अचानक से युद्ध में जब एक निर्णायक युद्ध हो रहा था, किसके बीच निर्णायक युद्ध हो रहा था? सिकंदर और पोरस के बीच। तो पोरस की सेना वही हस्ती सेना और पोरस की हस्ती सेना और सिकंदर की रथ सेना और धनुर्धर। तो जब वर्षा के कारण युद्ध स्थल कीचड़ से भर गया, रथों के पहिए उसमें फंस गए तथा भूमि फिसलने हो जाने से घोड़े रथों को खींचने में असमर्थ हो गया, अतः पोरस की रथ सेना बेकार हो गई। इस प्रकार धनुर्धारी सैनिकों का कौशल भी व्यर्थ हो गया, क्योंकि बार बार फिसल जाने तथा वर्षा के कारण उनके वाहनों का गति स्थिर हो गई, और इसके अतिरिक्त हस्ती सेना जिस पर पोरस को अत्यधिक भरोसा था भी असफल हो गई, क्योंकि सैनिकों ने हाथियों के पांव और सूढ़ों पर आघात किया तो हाथी बिगड़ गए और पलटकर अपनी ही सेना को रौंद डाला। यानी कि सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ वो एक निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि दोनों की सेनाओं के बीच वर्षा के कारण दोनों सेनाएं स्थिर पड़ गई। लेकिन उसमें दो इसके धनुर्धर थे सिकंदर के सैनिकों के, उन्होंने पोरस के सैनिकों पर पलटवार किया और इस तरह से उसे सफलता प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव कि सिकंदर जब आया तो आंशिक सफलता तो प्राप्त करता ही है, उसे पूर्ण सफल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त करता है। उसे पोरस के राजा से हमदर्दी हो जाती है। इसकी भी एक लंबी कहानी है, क्योंकि वह उसके ईमानदारिता पर से ज़्यादा ही प्रभावित होता है। तो
और वो निर्णायक स्थिति में नहीं पहुंच पाता और फिर वो भारत छोड़ने को मजबूर हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव क्या है। सिकंदर भारत में कितने महीने रहा? टोटल 19 महीने रहा था। वो भारत में आंधी की तरह आया। वो कब आया था? 325 ईसा पूर्व में आया था। ओके, और तूफान की तरह चला गया। इसीलिए भारतीय इतिहास में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा उनके प्रभाव से अछूता भी नहीं रहा और प्रत्यक्ष रूप से उसने भारतीय एकता और सैनिक जागरूकता को प्रोत्साहित किया और सिकंदर के आक्रमण के निम्नलिखित प्रभाव हुए। ये बात सही है कि जिस समय सिकंदर आया था, जिस तरह से यहाँ अनेकता थी, एकता का अभाव था, एक दूसरे के विनाश के लिए आंतरिक राज्य जो थे एक दूसरे के विनाश के लिए खड़े रहते थे, तो उनमें एक अप्रत्यक्ष रूप से एकता की भावना आई और सैनिक जागरूकता को भी प्रोत्साहन करने का मौका मिला। अब हम देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव क्या था? सिकंदर के आक्रमण का सबसे प्रमुख प्रभाव राजनीतिक हुआ, क्योंकि इसने भारत की राजनीतिक एकता के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम भारत के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर यह स्पष्ट कर दिया कि विदेशी शक्ति का सामना करने के लिए राजनीतिक एकता आवश्यक है। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने लिखा कि जिस प्रकार पूर्वी भारत में धननंद ने राजनीतिक एकता स्थापित करने में चंद्रगुप्त के कार्य भारत की राजनीतिक एकता प्रदान करना को आसान बनाया था, उसी प्रकार उत्तर पश्चिम में सिकंदर के कार्यों ने चंद्रगुप्त की सहायता की। सिकंदर के आक्रमण ने उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों की शक्ति को चूर चूर कर दिया था, अतः चंद्रगुप्त को उन प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। सिकंदर के आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत की सैन्य दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया, अतः सैन्य संगठन की भावना प्रबल हुई और इस प्रकार यूनानी आक्रमण ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता और सैनिक जागरूकता को प्रोत्साहित किया। ओके, अब हम देखेंगे ऐतिहासिक प्रभाव। प्रोफेसर रोमिला थापर ने लिखा है कि सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक उल्लेखनीय परिणाम न राजनीतिक था और न सैनिक। उसका महत्व इस बात में निहित था कि वह अपने साथ कुछ ऐसे यूनानियों को लाया था जिन्होंने भारत के विषय में अपने विचारों को लिपिबद्ध किया। यानी कि भारत में उन्होंने जो कुछ देखा उसे उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से विश्व के सामने रखा और वे इस बात पर प्रकाश डालने की दृष्टि से मूल्यवान हैं। इस स्रोत से ज्ञात होता है कि उत्तर पश्चिम भारत में तब भी कुछ अनार्य प्रथाएं प्रचलित थी। यानी कि इन्होंने रोमिला थापर ने ऐतिहासिक प्रभाव को रेखांकित किया है। यानी कि आक्रमण के कुछ परिणाम, राजनीतिक परिणाम, आर्थिक परिणाम जो रहे हो, लेकिन ऐतिहासिक परिणाम तो अच्छे रहे, क्योंकि उसके समय जो भी इतिहासकार आए थे यूनानी, उन्होंने जो कुछ यहाँ देखा, जो कुछ समझा, उसे अपने लेखनीबद्ध से लिखा और जो विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इससे आज भी उस लिपिबद्ध रचनाओं के माध्यम से इतिहास लेखन में सहायता प्राप्त होती है, या इतिहास लेखन उस समय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत भी माने जाते हैं। व्यापारिक प्रभाव। यूनान की मुख्य भूमि से चलकर यूनानी सेना पश्चिमी एशिया और ईरान को पार करती हुई भारत पहुंची थी और इस प्रकार उसने अफगानिस्तान तथा ईरान होते हुए एशिया माइनर से और पूर्वी मध्य सागर के किनारे बसे बंदरगाहों से उत्तर पश्चिमी भारत तक अनेक व्यापारिक मार्ग खोल दिए और उन्हें उपयोगी बना दिया। इससे पूर्वी एशिया के व्यापार में वृद्धि हुई। यानी कि सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में प्रगति देखने को मिली। नगरों का विस्तार और शिल्पियों की संख्या में वृद्धि। उत्तर पश्चिमी भारत और पश्चिमी एशिया के मध्य व्यापार की संभावनाओं ने नगर के विकास को प्रोत्साहित किया। नगरों के विस्तार के साथ शिल्पियों की संख्या में भी वृद्धि हुई। शिल्पी आप समझ रहे हैं, जो हाथ से किसी हैंडक्राफ्ट का निर्माण करते हैं, शिल्पी का, जैसे लोहार, बढ़ई, सुनार इत्यादि, जो श्रेणियों में संगठित थे। प्रत्येक श्रेणी नगर के एक निश्चित भाग में बसी हुई थी।
जिससे एक श्रेणी के सदस्य एक साथ रहकर कार्य कर सके। ज़्यादातर पुत्र अपने पिता के व्यवसाय को अपनाते थे। श्रेणी का मतलब होता है कि जब कुछ छोटे छोटे शिल्पकार एक साथ रहते हैं तो उन्हें, इन छोटे व्यापारियों को श्रेणी कहा जाता है। सांस्कृतिक प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप भारतीय यूनानी परस्पर संपर्क में आए, अतः उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान होना स्वाभाविक था। यूनानियों ने भारतीयों को ज्योतिष, कला, सिक्के बनाने की कला के क्षेत्र में प्रभावित किया। यूनानियों को सुंदर सिक्के बनाना आता था, अतः भारतीयों ने भी उनसे अच्छे सिक्के बनाना सीखा और यूनानियों पर भी भारतीय दर्शन और धर्म का प्रभाव पड़ा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनानियों से ही भारत ने जैसे सिक्के बनाना सीखा। पहली बार सिक्कों पर दिनांक, तिथि अंकित करने का एक प्रचलन उस समय से स्टार्ट हुआ और भारत से ज्योतिष विद्या, नक्षत्र, इस सब के बारे में जानकारी, अंकों के बारे में जानकारी यूनानियों को भारत से प्राप्त हुई। तिथि क्रम। जैसे कि हमने बताया, यूनानी आक्रमण का एक महत्वपूर्ण परिणाम हुआ कि इसने प्राचीन भारत के तिथि क्रम की अनेक गुत्थियों को सुलझा दिया। इसने भारत के क्रमागत इतिहास लेखन में बड़ी सहायता मिली। यूनानी लेखकों ने महत्वपूर्ण घटनाओं और शासकों की तिथियों का उल्लेख किया है तथा जगह जगह समकालीन भारतीय शासकों का भी। अतः भारतीय तिथि क्रम पर यूनानी साहित्य से प्रकाश पड़ता है। यानी कि हमारे यहाँ इतिहास तो लिखे जाते थे, इतिहास लेखन में भारत अग्रणी रहा है, लेकिन इतिहास में डेट डालना, तिथि अंकित करना, ये अभाव था इनका। तो जब से यूनानी आए, सिकंदर भारत पर आक्रमण किया और तब से तिथि अंकन का प्रचलन शुरू हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि चाहे सिकंदर के आक्रमण का स्थायी राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ हो, किंतु इसमें संदेह नहीं है कि कुछ क्षेत्र में अवश्य भारत यूनानियों से प्रभावित हुआ। भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव न होने के कारण यह है कि सिकंदर उसके क्षत्रप भारत में बहुत दिनों तक रहे और जनता से घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर सके। यानी कि बहुत दिनों तक नहीं रहे और इससे घनिष्ठ संबंध भी स्थापित नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त भारतीय सभ्यता और संस्कृति पहले से ही काफ़ी विकसित थी, अतः साहित्य, दर्शन और कला आदि के विकास के लिए उसे विदेशियों की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। यानी कि क्या है कि सिकंदर भारत पे आया तो जिस तरह से कहा गया है कि एक आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। यानी कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, अर्थव्यवस्था एक रबड़ के स्टिक की तरह थी। वो आए, ये झुके, फिर से जाने के बाद वो खड़े हो गए, विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी सिकंदर भारत से बहुत कुछ अपने साथ ले गया। कहने का मतलब कुछ यहाँ की जो कला सीखा, जो यहाँ भारत से वो तो प्रभावित हुआ और यूनानियों से भी भारतीय भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए। ओके, तो ये था भारत पे यूनानी आक्रमण के सफलता के कारण और उसके प्रभाव। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर आजकल अपलोड किए जा रहे हैं। आप इसे मिस न करें और चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक साथ निभाया और आपके जो भी सलाह सुझाव हो कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, जिसमें हम लेकर आएंगे ईरानी आक्रमणकारी। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। धन्यवाद।